हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप के बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है, आपके एग्जाम्स जो है नीट और जेई के बहुत ही क्लोज आ चुके हैं। तो उसी की प्रिपरेशन करवाने के लिए ठीक है, थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो आज जो चैप्टर और टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड दैट इज़ माय नेम। इसका फर्स्ट पार्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट थिंग आएगी ना हमारी, कि व्हाट इज़ बॉन्ड, कि बॉन्ड होता क्या है। तो बॉन्ड इज़ बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे याद रखना है। बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो दो एटम को क्या करती है, बहुत ही क्लोज रखती है। इतना क्लोज के आ गए पास में और अट्रैक्शन मैक्सिमम है, ठीक है। इतना भी पास नहीं के पास आ गए आप और ज्यादा उन्हें अंदर कर रहे हैं तो रिपल्शन आने लगती है, ठीक है। तो क्या है बॉन्ड? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम को बहुत ही ज्यादा क्लोज रखती है। तो देखो, इसको डिफाइन भी ऐसे क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स टू एटम एट क्लोजेस्ट प्रोक्सिमिटी। क्लोजेस्ट प्रोक्सिमिटी मतलब जितना हो सके पास अच्छे से आ जाए, अट्रैक्शन रहनी चाहिए मैक्सिमम, ये ना हो रिपल्शन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड बनता ही क्यों है। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है, ठीक है, वो सब बढ़िया बात है, पर बनी क्यों रहा है? तो बेटा ये बनता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है। तो बनता क्यों है? टू गेन, यहाँ लिख सकते हैं हम स्टेबिलिटी। तो ज्यादा ही थिक है, चलिए एक मिनट, ठीक है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो यहाँ से ना हम एक रूल निकाल सकते हैं। वो रूल क्या है कि हमें पता है जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ती है उसी तरीके से क्या अट्रैक्शन बढ़ती है ना, यूनिवर्सल रूल है कि अट्रैक्शन बढ़ेगी तो एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और जिस सिस्टम की एनर्जी कम होती है, जो लोअर एनर्जी स्टेट पे होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ऑलवेज, ठीक है। तो ये जनरल रूल है जो हमें याद रखना है कि बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों बनता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब होता क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है तो एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और जब जब सिस्टम की एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर रिपल्शन आएगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी। चलिए, तो अब बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है। अभी हमने बात की कि जब बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, यानी एनर्जी वो क्या होगी? वो एनर्जी निकल जाएगी। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, सब चीज रिलेटेड है, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि अट्रैक्शन है, एनर्जी डिक्रीज होगी। डिक्रीज मतलब कहाँ जा रही है? वो बाहर छोड़ देंगे। और जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हमने क्या बोला कि ना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है ये सब। तो मान लो मेरे पास ना एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसका मोलिक्यूल बना दिया, 2H जोड़ के HH मोलिक्यूल। अब मैं अगर इनकी एनर्जी की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, H2 के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बॉन्ड बन चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर लगाऊं तो एटम्स की एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि उनमें कोई बॉन्ड तो होता नहीं। उन्हीं एटम्स को मिला के अगर आप बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल तैयार करोगे तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम, और स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इसका ठीक उल्टा ऑर्डर किसका हो जाएगा? स्टेबिलिटी का। तो यहाँ लिख देता हूँ, ये ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी। तो हम ये बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल की एनर्जी उसके करस्पॉन्डिंग एटम से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमेशा कम आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं Cl2 की Cl से कंपेयर करूं तो वैसी बात है किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? Cl की। बट अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो Cl2 की ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए, अब देखिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो कितने तरीके के बॉन्ड्स हमें पढ़ने हैं? आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट एंड मेटालिक, 4 है। बाकी जो अदर फोर्सेज है, वैन डर वाल्स फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हम अलग से, बैक बॉन्डिंग, वो सब भी पढ़ेंगे। मेजरली क्या है, ये वाली हमें आनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड से। तो बेटा आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एक बंदा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, दूसरा उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले कौन होते हैं? मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लूजर। और नॉन मेटल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन गेनर। तो हम ये बोल सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो होगा उसमें ट्रांसफर हो, कंप्लीट ट्रांसफर होगा, एक छोड़ेगा दूसरा पकड़ेगा, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस को शो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए कोई मेटल हो रहा होगा, इसका एटॉमिक नंबर है 281, दैट इज 11 होता है इसका। अब हमें पता है कि वैलेंस, क्या हमें छोटी मोटी चीजें पता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। चाहे तो आप निकालो या ऐड करो, कैसे भी करो, आखिरी में 8 रखो। अब देखो यहाँ 1 है तो 7 लेना मुश्किल है, एक छोड़ना आसान है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये बन जाएगा 28, ठीक है। अब क्या करेगा? अब क्या होगा? नॉन मेटल आएगा। मान लीजिए क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो 287। ये क्या करेगा? इसी वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या बन जाएगा? Cl-, ठीक है। देखो क्या बन गया? 288, ठीक है। अब तीसरा प्रोसेस क्या होगा? अब आएगा Na+ और उसके साथ में आएगा Cl- और दोनों मिलके क्या बना देंगे? NaCl सॉलिड।
अब इन प्रोसेस को लिख लेते हैं कि ये प्रोसेस क्या क्या है। अगर आप पहले प्रोसेस को देखो, आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी लगी होगी, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। दूसरे प्रोसेस में क्या किया आपने, आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया है, इस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी निकली होगी, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हो, इसमें कंफ्यूज मत होना, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहे हो गेन इंथैल्पी, ठीक है बस। अच्छा, लास्ट में क्या हुआ है बेटा, प्लस माइनस ने मिलके एक आयनिक सॉलिड क्रिएट किया है, ठीक है, एक लैटिस फॉर्म किया है, तो इसको बोलेंगे, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। अगर आप प्लस माइनस को बेटा जोड़ोगे तो अट्रैक्शन आएगी, अट्रैक्शन आएगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, वो एनर्जी बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी मतलब एनर्जी रिलीज होगी, प्लस माइनस को जोड़ते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उसे लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये प्रोसेस होगा। अब जरा थोड़ी सी ना देख लेते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो देखिए, आयनिक बॉन्ड में सबसे पहले हमने देखा मेटल नॉन मेटल के बीच में बनेगा, मेटल छोड़ेगा, नॉन मेटल गेन करेगा। अच्छा, अब देखो प्लस और माइनस के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ना, ठीक है, और प्लस माइनस के बीच में कौन सी अट्रैक्शन लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए ना आयनिक बॉन्ड को हम एक और नाम भी देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सी लगेगी, प्लस माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कटायन है, ये आपका नायन है, अब क्या ये यहीं ऐसे थोड़ी रहेंगे बेटा, ये तो क्या होगा, प्लस के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, और ये माइनस है, इसके अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। अब जरूरी थोड़ी है दोनों यहीं रहेंगे, ये तो ऐसे भी घूम सकता है ना इसके चारों ओर, और ये भी घूम सकता है ऐसे कहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो न्यूक्लियस के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं फंसाया आपने कोवेलेंट बॉन्ड की तरह, ठीक है। सिंपल जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपस में जुड़ी हुई है, तो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं एक दूसरे के आसपास, इसी वजह से ये बॉन्ड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। चलिए, दूसरा, ये लैटिस फॉर्म करते हैं, ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ट्राइगनल, प्लेनर शेप, पिरामिडल शेप, ऐसी शेप नहीं बनाते, ये क्या बनाते हैं, क्यूब्स बनाते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टल देखते हो ना, इतना बड़ा क्रिस्टल बन जाता है, पहाड़ बन जाते हैं उस टाइप में, तो दे फॉर्म लैटिस। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, और ये हार्ड होंगे, आराम से टूटेंगे नहीं, ठीक है, और ब्रिटल होंगे। आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेंगे, आइसोमेरिज्म शो करने के लिए बॉन्ड का डायरेक्शनल होना जरूरी होता है, ठीक है, कोई शेप निकल के आनी चाहिए, तभी आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए, तो दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। चलिए, एक एग्जांपल देख लेते हैं MgCl2 का। तो देखो यहाँ Mg है, अब होगा क्या, Mg का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 12, तो 282, ये क्या करेगा, अब देखो 6 लेना मुश्किल है, 2 छोड़ना आसान है, तो इट विल बिकम Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, Cl ही ले लेते हैं, क्या होगा, अब Cl का होता है 287, इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, सो इट विल बिकम Cl माइनस। अब एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है हमारे पास, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 छोड़े थे। अब क्या होगा, Cl प्लस एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, इट विल बिकम Cl माइनस। 2 इलेक्ट्रॉन बनाए, दोनों को दोनों यूज भी होगा। ये कौन सी एनर्जी थी, हाँ ये थी आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या थी, EGE, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब लास्ट में क्या होगा, Mg2 प्लस Cl माइनस, दोनों मिलके क्या बना देंगे, तीनों मिलके MgCl2 का सॉलिड। इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि अट्रैक्शन आ रही है, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, इसका मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आएगी, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन आएगी उतनी एनर्जी कम होगी, उतनी रिलीज होगी, फेयर इनफ, ठीक है। चलिए, अब बेटा सीधे सीधे कंपाउंड बनाने तो हमें रेडिकल पता होने चाहिए, ठीक है। अब वो रेडिकल्स क्या होते हैं, ये आयन्स होते हैं जिनमें प्लस या माइनस का चार्ट होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, सल्फेट, SO4 2 माइनस, एक ऑक्सीजन कम कर दो, SO3 2 माइनस, ये सल्फाइट है, TE। नेक्स्ट क्या है, अगर सिंगल एलिमेंट है और उस पर माइनस आ रहा है तो बेटा उसको IDE लिखते हैं, तो सल्फाइड ये हो जाएगा कार्बोनेट। थायोसल्फेट याद रखना, जनरली लोग भूल जाते हैं, H2O3 2 माइनस। फोस्फेट PO4 3 माइनस, फोस्फाइट भाई एक ऑक्सीजन कम कर दो, PO3 3 माइनस। फोस्फाइड अकेला बंदा है, माइनस आ रहा है, P3 माइनस। अच्छा, ये ध्यान रखें, अजाइड और नाइट्राइड अकेला बंदा और उस पर नेगेटिव आ जाए तो IDE लगाते थे। देखो नाइट्रोजन अकेला है और उस पर माइनस आ रहा है, 3 4 कितना भी आए वैलेंसी के हिसाब से होता है N3 माइनस, तो हो गया नाइट्राइड। ऊपर वाले में देखो, कभी कंफ्यूज हो जाओ नाइट्राइड अजाइड में, तो देखो नाइट्रोजन के पैरों में 3 है, यानी यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, ठीक है, तो इसको नाइट्राइड नहीं बोलेंगे, तो इसका नया नाम है अजाइड। तो नीचे 3 ऊपर 1 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोक्साइड, सबको पता है, OH माइनस, F माइनस फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अमोनियम, NH4 प्लस। अच्छा, जितने भी एल्कली मेटल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, सबके सब +1, और जो ग्रुप 2 के हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, उन सब में +2 आएगा,
ठीक है। चलिए अब हाँ जी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो अकेला बंदा है, अकेले बंदे पे माइनस आ जाए तो IDE लगाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड। नेक्स्ट वाले आपको ध्यान रखने हैं, 2 ऑक्सीजन है तो उनके माइनस चेक करो। अगर 2 माइनस है तो परऑक्साइड है, 1 माइनस है तो सुपर ऑक्साइड है। अब आपको कैसे पता चलेगा कंपाउंड में, वो अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो देखिए हमें क्वेश्चन है यहाँ पे, हमें करना है सोडियम फोस्फाइड का स्ट्रक्चर है। तो बेटा सोडियम होता है Na+, फोस्फाइड IDE लग रहा है यानी अकेला रहा होगा, ठीक है। और फोस्फोरस पे कितना माइनस आता है, 3 माइनस, ठीक है। ये करते करते आपको हो जाएगा। अच्छा इस पे कितना प्लस है, 1 प्लस, कितना माइनस है, 3 माइनस है। साइन वाइन नहीं लिखने, इसका नंबर इसके साथ, इसका नंबर इसके साथ। तो Na3P इनके पैरों में नंबर डाल दो तो सोडियम फोस्फाइड बन गया। अच्छा जी पोटेशियम अजाइड, पोटेशियम बेटा K+, अजाइड क्या होता है, देखो नाइट्राइड नहीं है, ठीक है। तो ऊपर 3 माइनस नहीं आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। इसमें 1 होगा और इसमें कितना माइनस है, 1 ही माइनस है। साइन देखना है, कभी नीचे वाला 3 लगा दो, हो जाती है जल्दबाजी में गलतियां। तो इस पे 1 प्लस है, 1 माइनस है। अब इसका माइनस इसके साथ, इसका प्लस के, ये मतलब नंबर इनके क्रॉस। तो 1 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, KN3 बन गया। चलिए नेक्स्ट देखो Na2O सोडियम ऑक्साइड। अब देखो ये क्या क्या है, अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, कौन ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड। तो देखो इसका सिंपल तरीका क्या है, ये तो सिंगल ऑक्सीजन है, सिंपल ऑक्सीजन है तो अकेला बंदा है ऑक्सीजन, अकेले बंदे को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड, सिंपल। अब नेक्स्ट वाले में देखो Na2O2, बेटा O2 है। अब यहाँ पे परऑक्साइड भी हो सकता है, सुपर ऑक्साइड भी, ठीक है। हमें नहीं पता इसका क्या है, इसको बीच में से तो इसको अलग करो, इस वाले को पकड़ो। बेटा 2 Na है, 1 Na पे 1 प्लस, गाँव के बच्चे को पता है 1 Na पे 1 प्लस, तो 2 सोडियम पे 2 प्लस। तो यानी मैं ये कह सकता हूं अगर यहाँ पे ये +2 में है, मतलब Na पे 1 प्लस है, 2 सोडियम 2 प्लस, तो इस पूरे पे क्या 2 माइनस नहीं आना चाहिए, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा। बस पता लग गया O2 2 माइनस, तो ये क्या है, परऑक्साइड है, तो इसको बोलेंगे सोडियम परऑक्साइड, ठीक है। अच्छा KO2, अब देखो अगेन 2 आ गया तो क्या करेंगे, बीच में से काट देंगे। बेटा 1 पोटेशियम पे 1 प्लस है, बस 1 ही प्लस है यहाँ, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे 1 माइनस आ जाएगा। 2 ऑक्सीजन पे 1 माइनस, दैट इज सुपर ऑक्साइड, तो इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम, ओहो स्पेलिंग ही गलत, चलिए कोई नहीं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। बस इस तरीके से पता लगाना है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए कि कंडीशंस क्या क्या है। तो कंडीशन सिंपल है भाई, मेटल होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। मेटल इलेक्ट्रॉन लूजर होते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं। अच्छा अब मुझे मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी चेक करनी है, तो बेटा वो कम होनी चाहिए, तभी तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है उसके बॉन्ड, उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको कटायन बनाने के लिए, तो फिर वो बॉन्ड कैसे बनाऊंगा मैं, जब मैं उसका इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकाल पाऊंगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, क्यों, जैसे ही मैं उसमें इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करे। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकाले, तभी तो वो खुश होगा ज़्यादा, तभी वो ज़्यादा स्टेबल होगा और जल्दी से अनायन बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होनी चाहिए, नॉन मेटल की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फिर एंड में हमने क्या किया था, प्लस और माइनस को जोड़ के सॉलिड बनाया था, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। अगर मुझे कोई बोल रहा है ना -300, एक कंपाउंड बनाया -300 जूल्स की लैटिस एनर्जी, एक में है -400 की, तो माइनस को कंसीडर मत करना कि -300 ज़्यादा बड़ा है, नहीं, माइनस यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है उसको दिखा रहा है। आप क्या बोलोगे, -400, ये वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से डिसाइड करना है। तो बस बाकी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर वो सब हम डाइपोल मोमेंट में पढ़ेंगे। तो बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आयनिक बॉन्ड में इतना ही अपने को जरूरत है, ठीक है, इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड और उसके अंदर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।